नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के साथ विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप ऑन द शो, जहां पता चलेगा आज कौन सी बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर खाद्य तेल से जुड़ी। बिगड़ने वाला है आपके किचन का बजट, खाद्य तेल कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका। कौन से खाद्य तेल सबसे महंगे हो सकते हैं और क्या वजह है इस महंगाई की, इसको समझेंगे। छोटे एनबीएफसीज को राहत, आरबीआई ने छोटे एनबीएफसीज को रजिस्ट्रेशन से छूट दी है। किनको दी गई है, किस तरह दी गई है, ये जानेंगे। दुबई में घर खरीदना होगा आसान, प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए नियमों से जुड़ा एक बदलाव किया गया है, जिसका एक तार वीजा से जुड़ता है और दूसरा प्रॉपर्टी बाजार से। क्या है ये बदलाव, कैसे असर डालेगा और क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ये बड़े सवाल हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता, ग्रोथ और महंगाई दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई जिसमें तमाम चुनौतियों को बताया गया, समझाया गया कि अर्थव्यवस्था के सामने इस समय कौन सी तमाम चुनौतियां हैं। कुछ एक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, $1 95 का हो गया। जी हां, भाव इससे भी ऊपर निकल गए। कमजोर होता रुपया कितने तरह सर से घाव दे रहा है, इसको जानेंगे, समझेंगे। और उसके बाद तेल कंपनियों को भारी घाटा, सरकार के सब्सिडी खर्च में बढ़ोतरी की आशंका। कच्चे तेल की कीमतें आप समझिए कि मिसाइल की रफ्तार से दौड़ रही हैं, ठीक है। और कच्चे तेल का महंगा होना रुपए को, शेयर बाजार को, भारत की अर्थव्यवस्था को, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, सब्सिडी के बोझ को, बजट को, पता नहीं कितने तरीकों से मार रहा है। और इसकी मार कितनी गहरी है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अलग अलग मोर्चों पर, शेयर बाजार के मोर्चे पर, रुपए के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, बजट के मोर्चे पर आज विस्तार से इस पर चर्चा होगी। पहली खबर खाद्य तेल से जुड़ी। एडिबल ऑयल कंपनियों को आशंका है कि आने वाले दिनों में खाने की तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करना पड़ सकती है। दरअसल क्रूड पाम की कीमतों में तेजी के कारण आयात लागत बढ़ गई है, ग्लोबल मार्केट में कीमतें ऊपर हैं और रुपए की कमजोरी ने दबाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे में कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। मौजूदा कीमतों पर बिक्री से कंपनियों को नुकसान हो रहा है और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो कंपनियां कीमतें बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं, जिसका सीधा असर आप पर, हम पर, उपभोक्ताओं पर और उनकी रसोई पर पड़ेगा। सर, एक तो ये कितनी बढ़ोतरी की संभावना है और सबसे ज्यादा दबाव कौन से खाद्य तेलों में है? शुभ 3 से 5% अगर देखें शुभम, तो कीमतें वैसे ही बढ़ चुकी हैं। और अगर रिटेल एंड पर देखें तो कई जगह खाद्य तेल, जिनमें खासतौर पर पाम ऑयल से रिलेटेड खाद्य तेलों की कीमत में 10 रुपए से 12 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो गई है। ये एक राउंड की बढ़ोतरी है जो इससे पहले हो चुकी है मार्च के अंत में, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये दूसरा दौर है जिसमें नया दबाव बनता दिखाई दे रहा है। दबाव की दो वजह हैं। पहला तो ये है कि पश्चिम एशिया और रेड सी दोनों जगह जो जोखिम है, उस वजह से भारत के लिए जो खाद्य तेल का आयात है वो पश्चिम से भी होता है और पूर्व से भी होता है। और दोनों जगह शिपिंग प्रीमियम्स महंगे होने के कारण एडिबल ऑयल को लाना महंगा हो रहा है। खाद्य तेल की महंगाई जहाज़ों पर चढ़कर भारत में आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों के लिए सप्लाई चेन और समुद्री परिवहन ध्वस्त है, तो इस वजह से पूरी दुनिया में खाद्य तेल के स्टॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। जो निर्यातक देश हैं उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। पाम का इस्तेमाल पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ बायोडीजल में कर रही हैं और इसलिए वहाँ पर तेल की खपत ज़्यादा बढ़ी है, सप्लाई कम होती दिखाई दे रही है। तो एक तो ब्रॉडर सप्लाई चेन का स्ट्रेस है, बड़ी व्यापक सप्लाई चेन का, और दूसरा जो स्थानीय स्तर के ऊपर दुनिया के तमाम देश अपने यहाँ खाद्य तेल की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर जिस पर है और जो समझना ज़रूरी है उपभोक्ताओं के लिए भी, निवेशकों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, सबसे ज़्यादा असर है सनफ्लावर ऑयल पर। सनफ्लावर ऑयल इस जियोपॉलिटिकल रिस्क में, ये जो पूरा युद्ध का जंग है, इसमें बुरी तरह उलझ गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन सबसे बड़े सप्लायर हैं। एक तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण पहले से ही इसकी आपूर्ति पर असर था और इसे जो लाने का रास्ता ब्लैक सी से रेड सी होते हुए आता है, स्वेज नहर होते हुए आता है,
उस पर खतरा है और वहां शिपिंग के प्रीमियम ज्यादा हैं। दूसरा सोया ऑयल को लेकर है, साउथ अमेरिका का के से जो एक्सपोर्ट होके आ रहा है उसका फ्रेट महंगा है, तो सोया ऑयल भी महंगा हो रहा है फ्रेट के कारण। और अर्जेंटीना और ब्राजील की तरफ से अगर निर्यात में आने वाले दिनों में थोड़ी सी भी कमी होती या कोई गतिरोध आता है तो फिर सोया ऑयल की कीमतों में और ज्यादा तेज बढ़ोतरी होगी। और पाम जो ट्रेडिशनली भारत के खाद्य तेल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, वहां पर पाम की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी भी हुई हैं और जिन देशों से पाम आता है, पूर्वी एशिया के देशों से, वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण क्रूड $125 के आसपास, इस वजह से अर्थव्यवस्थाओं में बायोडीजल के लिए इस पाम ऑयल का उपयोग बढ़ रहा है, बल्कि रोका जा रहा है इन देशों में और उन्होंने इसको वरीयता पर लाए हैं। तो इस वजह से आपको भारत के खाद्य तेल परिदृश्य में बड़ा दबाव दिख रहा है, तो इसलिए आने वाले समय में उस महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। आरबीआई ने छोटे एनबीएफसीज को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब छोटे एनबीएफसीज को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। साथ ही इन संस्थाओं के लिए एक स्ट्रक्चरल एग्जिट रास्ता तैयार किया गया है, यानी जो छोटे एनबीएफसीज कारोबार बंद करना चाहते हैं वे तय प्रक्रिया के तहत बाहर निकल सकेंगे। आरबीआई का ये कदम रेगुलेटरी बोझ को कम करने और सेक्टर को ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने, सुव्यवस्थित करने के लिए माना जा रहा है। सर, किन एनबीएफसीज को छूट दी जा रही है और क्यों दी जा रही है? देखिए, इस खबर का एक मंतव्य समझिए कि भारत में छोटे एनबीएफसीज का भविष्य खत्म हो चुका है, आरबीआई ये मान रहा है। 2-3 बार के दौर में, अगर पिछले एक दशक में देखा जाए तो जब दीवान हाउसिंग फाइनेंस की और आईएलएफएस की क्राइसिस हुई थी, उसके बाद भारत में एनबीएफसीज के नियमों में बदलाव हुआ था। फिर दूसरा बदलाव 5-6 साल पहले हुआ था। इसके बाद अब आरबीआई कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि एनबीएफसी अगर बड़े हैं, उनके पीछे बड़े वित्तीय फंड या बड़ी कंपनियां हैं, तभी वो सस्टेन कर सकते हैं। और इसलिए जो छोटे एनबीएफसीज हैं उनको एग्जिट का एक रास्ता दिया गया है और उनको टाइप 1 एनबीएफसी कहा जाता है आमतौर पर, जिनके पास कोई पब्लिक फंड्स नहीं होते, जो कस्टमर्स को कोई सुविधाएं या सेवाएं नहीं देते, यानी लोन जैसी चीजें नहीं बांटते, और जिनकी एसेट का साइज 1000 करोड़ रुपए से कम है। तो ये जो 1000 करोड़ रुपए से कम वाले एनबीएफसीज हैं जो आपके आसपास तमाम जगह दिखते हैं, उनके लिए आरबीआई ने एक व्यवस्था दी है। उन्हें अपने लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए जो आरबीआई का सेंट्रल प्रवाह पोर्टल है उसके ऊपर जाकर अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी। एक टाइम बाउंड विंडो के तहत उनकी एप्लीकेशंस को मंजूर किया जाएगा और उन्हें अपना कारोबार बंद करने की छूट दी जाएगी। ये 1000 करोड़ से कम वाले एनबीएफसीज के लिए व्यवस्था है, लेकिन शर्त वही है कि इनके पास कोई पब्लिक इंटरफेस नहीं होना चाहिए। तो अब इससे आप आने वाले दिनों में एनबीएफसी के पूरे बाजार में एक और बड़ी उथल पुथल देख सकते हैं, जहां छोटे और स्थानीय स्तर पर जो काम कर रही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां थी या शैडो बैंक्स थे, वो बंद होना शुरू होंगे। दुबई ने प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब निवेशक वीज़ा के लिए न्यूनतम प्रॉपर्टी वैल्यू की शर्त नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस शर्त को हटा दिया गया है। यानी अब पहले की तरह तय कीमत की बाध्यता नहीं है और ज़्यादा लोग इस स्कीम के तहत वीज़ा ले सकते हैं। ये कदम रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के मकसद से उठाया गया है। इससे विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से दुबई के प्रॉपर्टी बाजार में रौनक देखने को मिल सकती है। सर, क्या बदलाव किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दुबई की स्थिति बुरी तरह खराब है। दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट पिछले एक महीने में कोलैप्स कर गया। जिस तरीके के हमले ईरान की तरफ से हुए, पूरा यूएई की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, तितर बितर हो गई है। और अब यूएई ओपेक से बाहर भी आ गया है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। यूएई को अपनी अर्थव्यवस्था अपने तरह से बनानी है। दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट को दोबारा खड़ा करने के लिए, उसमें नए ग्राहक लाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला इसलिए कि आमतौर पर सामान्य दिनों में दुबई की सरकार से इस तरीके के फैसले की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि दुबई एक प्रीमियम प्रॉपर्टी मार्केट का हब है। जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर का वीज़ा देता था दुबई 2 साल का, उसमें अब प्रॉपर्टी की मिनिमम थ्रेशोल्ड की लिमिट, यानी एक न्यूनतम वैल्यू की प्रॉपर्टी आपको खरीदनी होगी, इस शर्त को हटा दिया गया है। ये 7,50,000 दिरहम की शर्त थी, यानी इस शर्त के बिना अब रियल एस्टेट इन्वेस्टर के तौर पर कोई वीज़ा ले सकता है और वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इससे जो सस्ते मकान हैं, जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं, जो मकान नहीं बिक रहे हैं, अनबिके मकानों को या प्रॉपर्टी को बेचने का रास्ता खुलेगा। एक 2 साल के रेजिडेंसी वीज़ा के लिए एक फुल्ली ओन्ड प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू होगा उसके आधार पर उसे वीज़ा दिया जाएगा। ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी अगर दुबई में कोई निवेश करना चाहता है और 2 ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए जरूर 4 लाख रुपए का शेयर उस प्रॉपर्टी में वीज़ा के लिए होना चाहिए।
लेकिन गोल्डन वीजा के रूल नहीं बदले गए हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को जो दुबई गोल्डन वीजा देता था, उसके लिए 2 मिलियन के आसपास की दिरहम की वैल्यू की प्रॉपर्टी को होल्ड करना जरूरी माना गया। ये पहला बड़ा सुधार है, या आप ये कहें कि बेल आउट है दुबई की रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए। और चूंकि भारत पड़ोसी बाजार है और भारत से ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में जाता है, तो भारतीय निवेशकों के लिए दुबई को दोबारा आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। कच्चे तेल में उबाल से तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम न बढ़ने से तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 14 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीजल के अलावा एलपीजी पर भी भारी अंडर रिकवरी की आशंका है। वित्त वर्ष 26-27 में ये नुकसान 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो बजट अनुमान 1,71,000 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। सर, पहला तो ये कि इतनी अंडर रिकवरी क्यों है और टोटल बिल कितना पहुंचने वाला है? ये सबसे महत्वपूर्ण दबाव का बिंदु है और इस बिंदु को आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि रह रहकर भारत में एलपीजी की कीमतें या तो बढ़ानी पड़ेंगी या सरकार को बार बार कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा। और दोनों ही परिस्थितियां ना होने पर शॉर्टेजेस बनी रहेंगी, क्योंकि फिर सप्लाई साइड से उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। आंकड़ा जो बता रहा है कि मार्च अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने यह संकेत दिया है कि 14 किलो के 14.2 किलो के एक सिलेंडर पर ऑयल कंपनीज की जो अंडर रिकवरी है वो 380 रुपए प्रति सिलेंडर के आसपास दिखाई दे रही है। और इसलिए जो मई के अंत तक के जो कम्युलेटिव लॉसेस हैं वो 40,000 करोड़ माने गए थे इससे पहले तक। अब कच्चे तेल की कीमतें जिस दिशा में जा रही हैं, वहां इकरा का मानना यह है कि ओवरऑल 80,000 करोड़ रुपए के आसपास 2027 के अंत तक हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एलपीजी के प्राइसेस के लॉसेस को क्रूड के प्राइसेस की कीमत से कैलकुलेट किया जाता है। क्रूड की कीमतें $100 से ऊपर बनी हुई हैं, या तो $120 से ऊपर है। तो जो इकरा का आकलन है वो 120 से $125 पर बैरल का जो क्रैक स्प्रेड है उसके आधार पर माना गया है। तो इस आधार पर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की अतिरिक्त अंडर रिकवरी तेल कंपनियां झेलेंगी और इसकी भरपाई या तो सरकार को अपनी तरफ से करनी होगी और या कीमतें बढ़ेंगी। तो आप ये फार्मूला मान सकते हैं कि थोड़ी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और थोड़ा बोझ उपभोक्ता उठाना शुरू करेंगे। यानी आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें धीमे धीमे बढ़ती रहेंगी। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि एक बड़ा स्ट्रक्चरल, बड़ा ढांचागत बदलाव हो रहा है भारत की एलपीजी आपूर्ति में, क्योंकि होर्मुज का ब्लॉकेड लंबे समय तक चलने वाला है। अभी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। जैसा हम आपको बताते रहे कि भारत ने अपनी एलपीजी सप्लाई के लिए पूरी तरह अमेरिका का रुख किया है। इस साल भारत में जो एलपीजी सिलेंडर होंगे उन 10 में से हर 2 सिलेंडर अमेरिका की गैस से भरे हो सकते हैं। तो अमेरिका से आने वाली एलपीजी भाड़े के मामले में भी, लाने की लागत के मामले में भी महंगी होगी और वैसे भी बाजार की कीमत पर महंगी होगी। तो दोनों परिस्थितियों में एलपीजी जो भारत में आ रही होगी वो सामान्य दिनों की तुलना में, यानी प्री इजराइल और ईरान वार से पहले की परिस्थिति में महंगी होने वाली है। तो ये अंडर रिकवरीज का इसका जो इस्तेमाल है का जो आंकड़ा है ये बदलता दिखाई देगा। ये माना जा रहा है कि ये रेगुलर कंज्यूमर्स के लिए करीब 900 रुपए तक पहुंच सकता है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उनके लिए 600 रुपए से ऊपर हो सकता है। तो ये आंकड़ा लगातार बदलता रहेगा ये, और इसलिए तेल कंपनियों की जो बैलेंस शीट है उस पर इसका असर रह में दिखाई देगा। अर्थव्यवस्था को लेकर एक नई चिंता सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में ग्रोथ पर दबाव बना रह सकता है। कारण 2 हैं, एक सप्लाई शॉक, दूसरा डिमांड में कमजोरी। यानी एक तरफ लागत बढ़ने का दबाव है और दूसरी तरफ मांग में सुस्ती का। ऐसे में वित्त वर्ष 2027 की आर्थिक वृद्धि दर पर असर पड़ सकता है। माना जा रहा है अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो सकती है। सर, कई खतरे बताए गए, कुछ खतरों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, चाहे वो युद्ध हो, क्रूड हो, कमजोर रुपया हो। एल नीनो को कितना बड़ा खतरा बताया गया? एल नीनो आ गया देखिए, और ये सरकार के रडार में अब दिखने लगा। हम लोग जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं, हम इस बात को आपसे फरवरी से बता रहे हैं कि भारत के मौसम में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग ने भी कहा कि बारिश सामान्य से कम रहेगी। एल नीनो का जो सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है वो पल्सेज, ऑयल सीड्स और सब्जियों को लेकर है, जो पेरिशेबल गुड्स हैं। इनके ऊपर बड़ा दबाव आने वाले दिनों में दिखाई देगा, ऐसी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट मानती है, जिसका
इसका असर रूरल इनकम पर भी होगा। और आमतौर पर एल नीनो का असर जुलाई अगस्त के महीनों में ज़्यादा दिखाई देता है, जब सबसे ज़्यादा बारिश की जरूरत होती है। तो अब केंद्र सरकार ये मान रही है कि महंगाई बढ़ने का दौर यहाँ से शुरू हो चुका है। और वो आंकड़े हमने आपको फरवरी और मार्च के बताए भी कि थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों ने में तेज बढ़ोतरी दिखाई दी। इसके अलावा युद्ध का असर और उसके कारण जो बढ़ रही लागत है उसका असर तो दिख ही रहा है। तो अब वित्त मंत्रालय मान रहा है कि अगली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट हो सकती है। यानी लगभग दाएं बाएं घुमा फिराकर उन्हीं बातों पर सहमति जाहिर की गई है जो आकलन इससे पहले युद्ध के बाद आना शुरू हुए थे कि 6.2%, 6.3% के आसपास की आर्थिक विकास दर पे। हालांकि कोई दर की बात, कोई रेट की बात तो नहीं कही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मोटे तौर पर एल नीनो के असर से ही 20 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की जीडीपी ग्रोथ रेट पर असर पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एनर्जी बिल को लेकर सरकार के भीतर चिंता बढ़ रही है। इस साल जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत का एनर्जी बिल बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है। करीब करीब इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को मान लें तो 2 लाख करोड़ रुपए से 2,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है। एलपीजी की सब्सिडी 80,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। रिन्यूएबल एनर्जी की सब्सिडीज भी बढ़ती दिखाई देंगी। तो ये साल एनर्जी सब्सिडी के लिहाज से अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और उसका असर हमें बाजार में सरकार की बारोइंग के तौर पर दिखाई देगा। तो इस रिपोर्ट के बाद आपको बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड के रेट्स पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट और सब्सिडी के बढ़ते बिल के बाद सरकारों की खासतौर से केंद्र सरकार की बारोइंग में बढ़ोतरी होगी। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों पर फैसला सुना दिया है। फेड ने इस बार भी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी ब्याज दरें मौजूदा स्तर पर बरकरार रखी हैं। फेड का कहना है कि महंगाई अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं है, इसी वजह से सतर्क रुख जारी रखा गया है। साथ ही ग्रोथ और जॉब मार्केट के संकेतों पर भी नज़र बनी हुई है। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि महंगाई और ग्रोथ में आगे दबाव और देखने को मिल सकता है। साथ ही मिडिल ईस्ट और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता से अव्यवस्था बढ़ रही है। सर, फेड के भविष्य को लेकर क्या संकेत दिए हैं? फेडरल रिजर्व के इस बैठक को और फैसले को बाजार ने अलग अलग तरीके से पढ़ा। ज्यादातर बाजार ने इस तरह से पढ़ा कि फेडरल रिजर्व का रुख खुलकर तो हाकिश नहीं हुआ, लेकिन भीतरी तौर पर हाकिश दिख रहा है। हालांकि ग्रोथ को लेकर उतनी चिंता जाहिर नहीं की गई जितनी जॉब्स को लेकर और महंगाई को लेकर जाहिर की गई। कोर पीसी जो कोर कंज्यूमर इन्फ्लेशन है अमेरिका की वो रिसेंट के हाल के महीनों में मार्च में ऊंची रही, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी, उसका असर हमें दिखाई दिया। हालांकि फेडरल रिजर्व मान रहा है कि शायद इसमें आने वाले दिनों में कमी दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल जो ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका असर अमेरिका की महंगाई पर रहेगा। तो अगर निवेशक हैं आप या ग्लोबल बाजार को करीब से समझने की कोशिश करते हैं तो फेडरल रिजर्व ने एक तरह से ये तो संकेत दे ही दिया है कि ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि फेडरल रिजर्व बटा हुआ है और इसके बाद नए चेयरमैन आएंगे, जेरोम पावेल जाएंगे, और जो नए चेयरमैन आने वाले हैं वो आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर, व्हाइट हाउस के निर्देशों पर अगर ब्याज दरों में कमी करते हैं तो एक अलग परिस्थिति बनती है। लेकिन जो डेटा दिख रहा है, जो फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट में जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, उस आधार पर तो फिलहाल अभी ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश या ब्याज दरों में कमी का दौर नए सिरे से शुरू होने की संभावना नहीं दिखाई देती। और इसका असर हमको आज बॉन्ड यील्ड्स पर और दुनिया के तमाम बाजारों पर अलग जगह दिखाई दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकी हुई है। इससे होर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर सवाल खड़े हो गए हैं और युद्ध के जल्द खत्म होने पर भी संदेह बढ़ गया है। इसका सीधा असर तेल बाजार पर दिख रहा है। आज सुबह ब्रेंट क्रूड $125 प्रति बैरल के पार निकल गया। जी हाँ, जून डिलीवरी वाले ब्रेंट 6% उछलकर $125 को पार कर गया। जुलाई डिलीवरी का ब्रेंट 3% उछलकर $113 के करीब बना हुआ है। अमेरिकी क्रूड यानी WTI वो भी 2% से ज़्यादा तेज होकर $109 प्रति बैरल के पास आ गया है। आप देखिए, युद्ध से पहले फरवरी के अंत में अगर आप बात करें तो ब्रेंट करीब $70 के आसपास कारोबार कर रहा था। सर, होर्मुज के गतिरोध पर ताज़ा अपडेट क्या है, पहले तो यही समझ लेते हैं। होर्मुज का ब्लॉकेड बना हुआ है और अब जो बात हम आपसे पहले से कह रहे हैं बोनस पॉइंट में कि दोनों ही देश, ईरान और अमेरिका, दोनों ही इसमें एक दूसरे की पेशेंस का, एक दूसरे की क्षमताओं का इम्तिहान ले रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं है होर्मुज को ब्लॉक रखने में, और ईरान के लिए भी आंशिक तौर पर, सीमित तौर पर नुकसान है, पर ईरान का चैनल भी खुला हुआ है रेवेन्यू लाने के लिए। तो बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था ब्लीड कर रही है और वही वजह थी कि आज कच्चे तेल की कीमतों में जब जंग शांत हो गई, मिसाइलें गिरना बंद हो गई, युद्ध के लिए हमले के बयान आना बंद हो गए,
तब कच्चे तेल की कीमतों में हमने अचानक इतनी जबरदस्त तेजी देखी कि $125 के आसपास पहुंच गया। उसकी वजह यह है कि अब एक अनिश्चितता की और संशय की स्थिति और जो गतिरोध बना है होर्मुज को लेकर, उसको लेकर दुनिया का तेल बाजार बेहद पैनिक में है, ज्यादा दबाव में है। और इस वजह से अब आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में ये जो तेजी है, जो मजबूती है, ये थोड़े लंबे और समय तक टिकाऊ हो सकती है। एक और सवाल सर कि जब युद्ध चल रहा था, चरम पर था और ज़्यादा एक्सक्लेरेशन के पूरे संकेत थे, तब क्रूड में उतनी तेजी नहीं दिखी जितनी अब जब शांति है, दोनों धड़े सुस्त पड़ गए हैं, थक गए हैं, तब इतनी तेजी दिख रही है। यही सबसे दिलचस्प पहलू है शुभम, कि जब उम्मीद थी कि जंग खत्म होगी, होर्मुज खुलेगा, तो कच्चे तेल के ट्रेडर या जो ग्लोबल ट्रेडर थे वो ये मान रहे थे कि चीजें सामान्य हो जाएंगी। अब जंग खत्म होने के बाद भी होर्मुज नहीं खुली, तो उस वजह से अब यह माना जा रहा है कि बाजार में तेल की आपूर्ति में कमी रहेगी। पर दो और महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिस वजह से अचानक तेजी आई। जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं उन्हें याद होगा, हमने बताया था कि जो तेल बहुत स्लो मूव करता है समुद्र में। आमतौर पर अगर आप सड़क पर देखें तो साइकिल की स्पीड से टैंकर मूव करते हैं। तो जो टैंकर्स जंग शुरू होने से पहले भरे जा चुके थे, फरवरी तक जितने भी टैंकर भरे जा चुके थे, और दुनिया में बहुत सारा तेल समुद्र में हाई सी में तैरता रहता है कई वजहों से, कि जब बाजार में कीमतें बढ़ेंगी तो उसे उतारा जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो टैंकर पूरी दुनिया में आपको किसी भी मैप पर दिखेंगे वो तेल ले जाने वाले टैंकर होंगे, जो अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो चूंकि जो फरवरी में टैंकर भरे गए थे, उनकी सबकी फाइनल डिलीवरीज पूरी हो गई। जो हरमुज से निकल चुके थे वो धीमे धीमे दुनिया के अलग अलग रास्तों में, अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। इसके बाद नए तेल की आपूर्ति नहीं शुरू हुई। एक टैंकर को एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 1 से 2 महीने, 3 महीने तक लगते हैं। दूर का टैंकर है तो 2 महीने तक लगाता है। तो वो टैंकर अब खत्म हो गए। तो अब बाजारों में जो सीबॉर्न तेल जिसको कहते हैं, वो तेल बिल्कुल खत्म हो गया। पहली चीज ये। दूसरी वजह यह कि स्पॉट के तेल की कीमतें $140-150 के आसपास हैं। स्पॉट का तेल वो जो आपको तत्काल रिफाइनरी अभी बेच रही। ये जो कीमतें आपको $125 पर मिलती दिख रही हैं, फ्यूचर्स की कीमतें, जून के डिलीवरी के तेल की कीमतें हैं वस्तुतः अगर आप कहें तो। जो स्पॉट का तेल है, यानी तुरंत सप्लाई के लिए जो तेल रिफाइनरी से निकलता है, उसकी कीमतें पहले ही ऊंची हैं। और यहां आकर स्पॉट और फ्यूचर्स एक दूसरे में मर्ज हो गए। और यही तेल बाजार की सबसे भीतरी गणित होती है कि जब स्पॉट की कीमत लंबे समय तक ऊपर रहती है तो फ्यूचर्स की कीमतें भी उसके आसपास जाना शुरू हो जाती हैं। अब आप इस परिस्थिति को समझिए कि आज अगर अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में होर्मुज खुल भी जाए तो ये निकलने वाला तेल, दोबारा भरने वाला तेल 2 महीनों में, 30 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में डेस्टिनेशंस पर पहुंचेगा। और इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में आज हमने फ्यूचर्स में बड़ी तेजी देखी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका के जो रिजर्व थे, एसपीआर थे, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, वो रिकॉर्ड मल्टी डिकेट्स के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गए, क्योंकि अमेरिका में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं और निर्यात के लिए तेल बाहर भेजा जा रहा है। एक वो साइकोलॉजिकल बड़ा फैक्टर था, उसका असर हो गया। और इसके अलावा ओईसीडी की इन्वेंट्रीज भी 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। देखिए, ये सारा साइकिल तेल के आपूर्ति के साइकिल से जुड़ा हुआ है। इन्वेंट्रीज क्यों कम हो गई? क्योंकि तेल पहुंचा ही नहीं। जो युद्ध से पहले का तेल था वो बाजारों में पहुंचकर इन्वेंट्रीज में जमा हो गया। और इसलिए अब आपको इस समय शेयर बाजार में, तेल के बाजार में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो भी सप्लाई लाइन चल रही थी समुद्र में वो सब अब खत्म हो गई हैं। और अब यहां से अब बाजार ज्यादा पैनिक के मोड में कच्चे तेल को लेकर दिख रहा है। सर, इस बार अर्थम में भी क्या कुछ हम इसी गणित को और बेहतर तरीके से और भीतर से समझेंगे? इस बार का अर्थम संदर्भ जो किसी बीच में आ गया है और हम अब कच्चे तेल की कीमतों के सबसे रिकॉर्ड ऊंचाई पर बैठे हुए और समस्या आगे आने वाली है। तो इस बार के अर्थम में आप समझने की कोशिश करिएगा कि भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा पेंच है वो क्या है। और हम दरअसल कुछ और देखते हैं, कुछ और तस्वीर पीछे कुछ और है। हम रिफाइनिंग कंपनियों के बढ़ते मार्जिन पर, उनके प्रॉफिट पर ताली बजाते हैं और हमें भूल जाते हैं कि जितने रिफाइनिंग कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते हैं उतना ही भारत का ऑयल इंपोर्ट बढ़ता चला जाता है। 1973 से लेकर 2026 तक बार बार हमें इस बात का इशारा किया गया कि ऊर्जा
सुरक्षा की चेतावनियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, पर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला। हम कितने बड़े खतरे में हैं और क्यों हम भारत एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो इतनी बड़ी ग्रोथ की कल्पनाएं करता है या कार्यक्रम बनाता है, उसके पीछे उसके पास अपनी एनर्जी की आत्मनिर्भरता ना के बराबर है और हम हर दशक में सिर्फ नए सप्लायरों के हवाले हो जाते हैं, कभी गल्फ के, कभी रूस के और कभी अमेरिका के। इस बार विस्तार से समझिए और यह भी जानिए कि एलपीजी के बदले जो पीएनजी देने की मुहिम है उसके पीछे का सच क्या है और क्या वास्तव में आपके घरों में पीएनजी पहुंच पाएगी। इस बार पूरा ऑडिट भारत की ऊर्जा सुरक्षा का ठीक उस समय जब कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल के आसपास खड़ी है। भारत के लिए अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार की परिस्थिति को किनारे रख दें, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है $700 बिलियन का, तो हम ऐसी परिस्थिति 1991 में देख चुके हैं। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के पार निकल गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और ईरान युद्ध की वजह से बढ़ती अनिश्चितता इस गिरावट की बड़ी वजह मानी जा रही है। आज कारोबार के दौरान 95 के ऊपर फिसल गया और नया रिकॉर्ड लो बना दिया। कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, साथ ही डॉलर की निवेश मांग बढ़ने से, विदेशी निवेशकों के दबाव होने से, लगातार बिकवाली होने से रुपए पर और ज्यादा गिरावट गहरा गई। कुल मिलाकर तेल की कीमत और ग्लोबल तनाव रुपए को लगातार कमजोर कर रहे हैं। चालू कैलेंडर वर्ष में अब तक रुपया 5% से ज्यादा टूट चुका है। 30 मार्च के बाद पहली बार रुपया 95 के स्तर के नीचे फिसला है। सर, इतनी तेज गिरावट क्यों? पिछले 3 दिनों में सबसे तेज गिरावट की वजह यह थी कि एक तो विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की, जितना पिछले साल उन्होंने बेचा था उतना तो पिछले 3 महीनों में बेचकर निकल गए। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में अब स्ट्रक्चरल फ्यूचर और स्पॉट मार्केट की तेजी है जो लंबे समय तक चलेगी और इसलिए बाजार में डॉलर की जबरदस्त डिमांड है। क्योंकि होर्मुज लंबे समय तक बंद रहने का खतरा है, इसलिए दुनिया भर के सामान इंपोर्ट करने वाले लोग डॉलर जुटा रहे हैं और जो जो इंपोर्ट के ऑर्डर्स उनको हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई इसे संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए रुपए में हमें पिछले 2 दिनों में तेज गिरावट दिखाई दी। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक कारण है, डॉलर की मजबूती, वो एक फैक्टर काम कर ही रहा है। रिजर्व बैंक भी एक सीमा से अधिक इसमें दखल दे पाया और इसलिए हमने रुपए में 2 दिनों में सबसे तेज गिरावट देखी है। एक और सवाल सर कि आरबीआई क्या कुछ कर रहा है इसको संभालने के लिए? आरबीआई फिलहाल अभी केवल यह कोशिश कर रहा है पीएसयू बैंक्स के जरिए कि जहां जहां डिमांड का दबाव बहुत ज्यादा है वहां पर डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई जाए, लेकिन $700 बिलियन के आसपास का रिजर्व है, उसका कुशन बनाए रखना जरूरी है। रिजर्व बैंक के पहले ही कह चुका है कि वो रुपए की गिरावट को थामने के लिए पुरानी नीति पर नहीं है, धीमे धीमे इसे जाने देगा। दूसरी चीज है कि रिजर्व बैंक ने पिछले 15 दिन पहले जो सख्ती की थी फॉरवर्ड ट्रेड पर बैंकों के फॉरवर्ड सौदों पर, उनको रिलैक्स किया और जैसे ही उनको रिलैक्स किया फिर डॉलर की डिमांड बाजार में बढ़ गई और फिर रुपया कमजोर होने लगा। अब यह दुविधा है कि क्या उन नियमों को वापस फिर लाया जाए जिनको भी हाल में रिलैक्स किया गया था। यह इनहेरेंटली भीतर से रुपए की जो बुनियादी कमजोरी है उसे दिखाता है। और चूंकि जब तक कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं होंगी, होर्मुज नहीं खुलेगा, इंपोर्टर्स, चूंकि भारत इंपोर्ट निर्भर अर्थव्यवस्था है, मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से, आयातकों में से हैं, तो भारत के इंपोर्टर्स लगातार अपनी डॉलर की डिमांड बढ़ाते चले जाएंगे और इसलिए रुपए को लेकर रिजर्व बैंक की कोशिशें सीमित मात्रा में ही सफल होंगी। सर, आगे का क्या रुख दिख रहा है आपको रुपए को लेकर? क्या वो जो 100 का लेवल था जिसकी चर्चा हमने करीब 2 हफ्ते पहले की थी, वो और करीब आता दिख रहा है? 95 से ऊपर तो रुपए के फिसलने की पूरी संभावना दिख रही है अभी। और क्रूड की कीमत अगर आप 1 हफ्ते तक स्पॉट और फ्यूचर्स के $100 से ऊपर पाएंगे तो आरबीआई को या तो अपना फॉरेक्स रिजर्व और ज्यादा जलाना पड़ेगा और जितना फॉरेक्स रिजर्व कम होता जाएगा रुपए पर दबाव बनता जाएगा। तो रुपया तो अब एक सेकुलर ढलान पर है, उस ढलान से उबरने की फिलहाल गुंजाइश नहीं दिखाई देती। हाँ, रिजर्व बैंक सिर्फ इतनी कोशिश करेगा कि एक ही दिन में बड़ी गिरावट ना आए, पर 95 से अब 96 तक का 97 तक का सफर रुपया यहां से शुरू कर चुका है। सर, शेयर बाजार पर एक टिप्पणी आपकी और चाहेंगे। आज बाजार में सेकंड हाफ में एक रिकवरी दिखी, बाजार नीचे से 250-300 पॉइंट रिकवर कर गया। लंबा वीकेंड है, सोमवार को जब हम बाजार खुलेंगे तब चुनाव के नतीजे आएंगे, विधानसभा चुनाव जहां जहां हुए थे उसका भी एक असर होगा। इसके अलावा जो मौजूदा घटनाक्रम है पिछले, क्योंकि केवल भारत का बाजार बंद है, पूरी दुनिया के बाजार बंद नहीं है, उनका भी रुख होगा। शेयर बाजार को लेकर क्या आपको रुख दिख रहा है आगे?
देखिए, रुपया और क्रूड सबसे बड़े नेगेटिव फैक्टर हैं जो बाजार के सर पर हावी हैं, और आज हमने सुबह तेज गिरावट देखी, हालांकि निचले स्तर से थोड़ी खरीद हमें दिखाई दी। विदेशी निवेशक पूरी तरह नेगेटिव हो चुके हैं भारतीय बाजार को लेकर। एफआईज ने करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए 2026 के शुरुआती महीनों में ही, जनवरी से लेकर और अप्रैल तक निकाल लिए हैं। अगर आप ये माने तो ये मार्च के अकेले की सेलिंग सेल-ऑफ युद्ध के कारण सबसे ज्यादा है। तो जो फंडामेंटल विदेशी निवेश है वो तो भारतीय बाजार से किनारा कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आज हमें देखने को मिला कि मार्च में डीआईआई की खरीद में भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की खरीद में भी थोड़ी कमी आई, खासतौर से उनकी इक्विटी खरीद में थोड़ी कमी दिखाई दी। तो अब 3 तो 4 बड़े फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर बने हुए हैं जिनका असर हमें सोमवार को बाजार पर दिखाई देगा, और बाजार की अंतर्धारणा कमजोर है। नतीजे मिश्रित रहे हैं, मिक्स रहे हैं, जिसको बाजार डिस्काउंट कर ही चुका है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में एग्जिट पोल के आसपास एक्टिविटी दिखाई देती, पर वैसी कोई एक्टिविटी आज बाजार में नहीं दिखी। आमतौर पर एग्जिट पोल जब भी आते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में होते हैं तो हमने तस्वीरें हम बाजार की थोड़ी बदलते देखते हैं, तो वैसा हमें नहीं दिखाई दिया। तो बाजार ने शायद नतीजों को अपने से पचा लिया है, क्योंकि चुनाव से ज्यादा सर पर हावी है रुपए के टूटने का डर और कच्चे तेल की महंगाई का डर। और आज जो चेतावनी वित्त मंत्रालय की तरफ से आई, पिछले हफ्ते चेतावनी आरबीआई की तरफ से आई, तो जो निगेटिव ट्रिगर्स हैं बाजार में वो अब बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सोमवार को बेसतर्क रह के बाजार में ट्रेड करने की जरूरत होगी। छोटी से मध्यम अवधि की दिशा तय करने के लिए सोमवार का सत्र काफी अहम होने वाला है। शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा सोमवार को करेंगे। अमेरिका और चीन के बीच होने वाली बड़ी बैठक से पहले ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात में बीजिंग ताइवान के मुद्दे में प्राथमिकता पर होगा। चीन पहले ही ताइवान को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए, इस बैठक में यही रुख देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है ताइवान पर बढ़ता तनाव दोनों देशों के रिश्तों को और प्रभावित कर सकता है। सर, क्या तैयारियां हैं समिट की, किस तरह की पेशबंदी चल रही है? बेहद दिलचस्प समिट होने वाली है। कई मामलों में कई तरह से इस पर निगाहें होंगी। चीन थोड़ी बढ़त के साथ, कूटनीतिक रूप से बढ़त के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ईरान के अभियान में पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं, ये बात रिकॉर्ड पर है। चीन ने परोक्ष रूप से ईरान की मदद की है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को पता है। पर डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपनी घटती रेटिंग और चुनाव के कारण चीन से एक अच्छी डील चाहते हैं, जिससे कि अमेरिका के निर्यातकों के लिए बाजार खुल सके और चीन कुछ चीज़ों पर अमेरिका को ठोस ढंग से रियायत दे सके। चीन इसके बदले कीमत वसूलने की कोशिश करेगा। चीन उन टेक्नोलॉजी के प्रतिबंधों पर रिलैक्सेशन चाहेगा, उदारता चाहेगा, जो कंप्यूटर चिप्स को लेकर चीन अमेरिका ने लगा रखे हैं। ताइवान के ऊपर चीन का रुख अब ज़्यादा सख्त हो सकता है इस बैठक में, जिस पर सबकी निगाहें हैं, और वो शायद इस शर्त भी रखेगा कि ताइवान को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली मदद बंद होनी चाहिए। फेंटेनॉल वाले टैरिफ को लेकर भी अमेरिका की तरफ से उदारता की उम्मीद की जाएगी। तो ये वो वैसी वार्ता नहीं है जो वार्ता डोनाल्ड ट्रंप के पिछले साल के जो ट्रेड के अभियान और टैरिफ लगाने के अभियान थे, उनसे बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े राजनीतिक रूप से घरेलू स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी थोड़ा बैकफुट पर हैं, और ऐसी परिस्थिति में चीन के सामने जब वो बैठेंगे, शी जिनपिंग के सामने बैठेंगे, तो चीन की क्या तैयारियां होंगी इसे देखना होगा। ये अगले तारीख अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन शायद मई की शुरुआत में होगी बैठक, लेकिन ये अगले 1 महीने का सबसे बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बोनस पॉइंट में जुड़ने के लिए। सोमवार को मुलाकात होगी बोनस पॉइंट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।